आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास। हमारे पर्यावरण में यानी हमारे आसपास अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जिनका प्रयोग करते हैं हम अपने काम को पूरा करने के लिए। तो संसाधन होते क्या हैं? संसाधन भी ये सब चीज़ें होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। जैसे अभी कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास, ये भी एक संसाधन है, क्योंकि कोविड-19 के कारण जब स्कूल नहीं लग रहे तो ये ऑनलाइन क्लास हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, स्टूडेंट्स को हेल्प करती है चैप्टर को समझने में। तो ये भी एक रिसोर्स हुई। तो इस तरह बहुत सारे रिसोर्स या संसाधन पाए जाते हैं। आप किताब में से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वो किताब भी एक संसाधन है, और आप पेन से लिखते हैं तो वो पेन भी आपके लिए एक संसाधन है। संसाधन, कोई वस्तु संसाधन कब कहलाती है? उसके लिए 3 शर्तों की ज़रूरत होती है। एक तो उसके लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो। अब ये जो मैं ऑनलाइन आपके लिए ये जो वीडियो बना रही हूँ, इसके लिए टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी अवेलेबल है, तो ये संसाधन हो गई। दूसरा क्या है? आर्थिक रूप से संभाव्य हो, यानी उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा भी ना हो कि कोई उसको खरीद ही ना सके। अगर कोई खरीदेगा ही नहीं, अगर वो इतना महंगा है कि उसको खरीदना संभव ना है, नहीं है, तो वो संसाधन कैसे कहलाएगा? तीसरा है सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, कि वो हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है या हमारे जो समाज के नॉर्म्स हैं, जो समाज के हमारे नियम हैं, उनके अनुसार हो। अब जैसे कुछ अफीम है, उसकी खेती की जाती है, खेती की जा सकती है, टेक्नोलॉजी भी है, आर्थिक रूप से संभाव्य भी है, लेकिन फिर भी हम उसे संसाधन नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं है, क्योंकि वो एक नशा होता है, हमारे समाज के लिए सही नहीं है और समाज उसे स्वीकृति नहीं देता। अब ये जो संसाधन है, इसको हम एक और उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। पहली शर्त क्या है? प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। अब पृथ्वी के अंदर जो पेट्रोल डीजल है, तेल है, वो तो बहुत साल पहले भी था, 500 साल पहले भी था, 700 साल पहले भी था, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी तब, तो इस कारण तब वो संसाधन नहीं था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो वो संसाधन है। आर्थिक रूप से संभाव्य भी है। अगर पेट्रोल की कीमत, मान लो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 10,000 रुपये हो जाए, तो क्या वो आर्थिक रूप से संभाव्य होगा? नहीं, आज के समय में तो नहीं होगा। फिर कौन जो है थोड़ी दूरी के लिए भी गाड़ियां लेकर जाएगा? नहीं जाएगा। सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, ये मैंने आपको बता दिया कि हम समाज में रहते हैं, समाज हमें जिन चीज़ों की, जिन संसाधनों की स्वीकृति देता है, तो उसे ही हम संसाधन कहते हैं। हमारे पर्यावरण में चीज़ें तो बहुत पाई जाती हैं, बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, और उन सब पदार्थों को हम अपने आप में संसाधन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उनको परिष्कृत मानव करता है। मानव के पास ही तो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी किसके पास है? मानव। मानव ने टेक्नोलॉजी बनाई, और उसी टेक्नोलॉजी की वजह से ही कोई वस्तु, कोई पदार्थ जो है वो संसाधन बनता है। मानव ने टेक्नोलॉजी बनाई, मोबाइल बनाया, तभी तो उसकी वैल्यू है। अगर मानव मोबाइल ना बनाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कि अगर ऐसे कोई पीसेस हों मोबाइल के आकार के, अगर टेक्नोलॉजी नहीं है उसको चलाने की, तो फिर वो संसाधन भी नहीं है। तो ये जो पदार्थ पाए जाते हैं पर्यावरण में, हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। इन पदार्थों को संसाधनों में कौन चेंज करता है? मानव करता है। मानव ही ने ही जो है
प्रौद्योगिकी का विकास किया है, टेक्नोलॉजी का विकास किया है, जिसके कारण वो पदार्थों को संसाधनों में बदल देता है। कच्चा लोहा मिलता है पृथ्वी के अंदर, उस लोहे को पिघलाकर उससे मशीन बनाने का काम कौन करता है? मानव करता है। मानव ने ही वह टेक्नोलॉजी विकसित की है। तो इस तरह से सब मानव खुद में ही एक संसाधन है। सबसे जो बढ़िया संसाधन है वो मानव है, क्योंकि मानव के बिना अन्य सभी पदार्थ जो हैं वो व्यर्थ हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मानव ही सबसे कीमती या सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अब हम करेंगे कि संसाधन जो है उनका वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन हमारे पास अनेक तरह के हैं। अगर हम उनको वैसे ही स्टडी करें तो थोड़ा सा कठिनाई होती है, तो हम क्या करते हैं, उनका वर्गीकरण कर लेते हैं कुछ बेसिस पे, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, या उसके समाप्त होने के आधार पर, या उसके स्वामित्व यानी ओनरशिप किसका है वो, या फिर उसकी कितनी डेवलपमेंट हुई है, विकास कितना हुआ है, उसके स्तर के आधार पर। तो हम इनका वर्गीकरण कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। संसाधन कई प्रकार के होते हैं, उनकी उत्पत्ति अलग अलग तरीके से होती है। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देखें संसाधनों को, तो उसके दो प्रकार हैं, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन, बायोटिक और अबायोटिक। जैव संसाधन कौन से होते हैं? वो संसाधन जो जीव मंडल से लिए जाते हैं, जो जीव मंडल से होते हैं, या जो सजीव होते हैं, जिनमें जीवन व्याप्त होता है, वो सब जैव संसाधन कहलाते हैं। पशु, मनुष्य, पेड़ पौधे, ये सब क्या हैं? ये जैव संसाधन है। पशु हमारी खेती में काम आते हैं। आजकल तो ट्रैक्टर से होती है, ट्रैक्टर एक अजैव संसाधन है। लेकिन अगर बैल से खेती की जाती है, बैल हल चलाता है, तो हम जैव संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं खेती में। इसी तरह से हम पशुओं से दूध लेते हैं, गाय से, भैंस से, तो वो भी हमारे संसाधन हैं। अजैव संसाधन, अजैव यानी जिनमें जीवन नहीं है, जो निर्जीव हैं, ऐसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, तांबा, पीतल, चट्टानें हैं, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है, क्योंकि इनमें जीवन नहीं है। दूसरा है संसाधनों का प्रकार समाप्यता के आधार पर। अब कुछ समाप्यता यानी समापन होने के आधार पर, इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक नवीकरण योग्य, दूसरा अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो या तो साथ साथ बन जाते हैं, या जिनको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, यानी जिनका नवीकरण होता रहता है, उनको हम नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। इनको हम दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं, बार बार उत्पन्न कर सकते हैं। इसका उदाहरण हम क्या लेंगे? सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। अब सूर्य है, हर रोज चमकता है, किसी दिन बादल हो, बारिश हो तो नहीं भी चमकेगा, लेकिन ये तो नहीं है कि उससे अगले दिन भी नहीं आएगा। तो एक दो दिन बीच में ना भी सूर्य अगर आए कुछ समय के लिए, तो उससे अगले दिन आ जाएगा। तो ये नवीकरण योग्य है, ये ऊर्जा हमें मिलती रहेगी, ये ऊर्जा हमें मिलती है और लगातार मिलती रहेगी, इस कारण से ये क्या है? नवीकरण योग्य है। इसी तरह से विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा है। अब हवा है, चलती रहेगी, तो विंड एनर्जी भी हमें मिलती रहेगी। इसके अलावा जो जल ऊर्जा है, अब नदियों में पानी जब तक रहेगा, जल ऊर्जा भी मिलती रहेगी, पानी बहता रहेगा, डैम बनाकर वहाँ बिजली भी पैदा की जा सकती है। और इसी तरह से वन है, वन जो है ना, ठीक है, आजकल हम वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है, लेकिन वन उसको फिर से जल्दी दोबारा भी लगाया जा सकता है,
प्रकृति में वन फिर दोबारा हो सकते हैं अगर मानव थोड़ा हस्तक्षेप ना करे तो इन संसाधनों को हम सतत प्रवाह के संसाधन भी कहते हैं। सतत प्रवाह यानी लगातार बहने वाले या लगातार रहने वाले संसाधन। अब दूसरे हैं अनवीकरण योग्य। अनवीकरण योग्य संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं या तो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करेंगे और वो खत्म हो जाएंगे, या फिर उनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, यानी एक लंबा समय लगता है जिनको बनने में, तो उनको हम अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं। हमारा जो ईंधन है, जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला है या पेट्रोलियम है, वो सारा अनवीकरण योग्य संसाधन है, क्योंकि उनको हम एक बार यूज करते हैं तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। आपने अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाया, 2 लीटर आपने पेट्रोल डलवा लिया और आप घूमने गए, आप का वो 2 लीटर पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो आप उसको दोबारा तो नहीं इस्तेमाल कर पाओगे। एक बार हो गया ख़त्म, अब आपको दोबारा पैसे लगाने पड़ेंगे, दोबारा डलवाना पड़ेगा। तो पृथ्वी के अंदर से भी जब हम वो पेट्रोलियम निकालते हैं, एक बार जो हमने निकाला, उसको दोबारा बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इस कारण से वो क्या कहलाते हैं? अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। ये हो गया समाप्यता के आधार पर। अब हमने 2 कर लिए हैं, एक उत्पत्ति के आधार पर और एक समाप्यता के आधार पर। अब हमारा तीसरा जो है वो है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व यानी ओनरशिप। इसके आधार पर 4 तरह के होते हैं, एक व्यक्तिगत, एक सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत, हाँ बिल्कुल सही, जो कहते हैं ना कि ये क्या तुम्हारे पिता की चीज़ है, हाँ बिल्कुल सही समझें आप, पिता की ही चीज़ को हम व्यक्तिगत कहते हैं, जो हमारी अपनी है, हमारे फादर ने खरीद कर दिया। आपको बैग, आपको पास जो चीज़ें हैं आपके पिता आपको खरीद कर देते हैं, तो आप कह सकते हैं वो हमारी व्यक्तिगत हैं, या आप खुद खरीदते हैं। जब तक बच्चे होते हैं तो माता पिता खरीद कर देते हैं, बड़े होते हैं तो खुद भी खरीद लेते हैं। जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, तो हम खुद खरीद लेते हैं, तो वो हुआ व्यक्तिगत। आप अपने खुद के घर में रहते हैं, मतलब किराए पर नहीं रहते, आपका अपना घर है, तो वो आप उसके मालिक हुए, तो वो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है, आपकी मतलब आपके परिवार की। तो कोई भी, अगर आपके पास कार है आपके माता पिता के पास, तो वो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है। इसी तरह से अगर आपके पास खेत है, ज़मीन है, या आपके पास कोई कारखाना है, तो वो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है। तो बहुत सारे लोगों के पास होती है ये व्यक्तिगत संपत्ति, किसी न किसी रूप में होती ही है। अगर कुछ लोगों के पास जैसे जो जेवर हैं लेडीज़ के पास होते हैं, वो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है। तो व्यक्तिगत संसाधन भी यही कहलाते हैं, जो हमारी व्यक्तिगत संपत्ति होती है। ठीक है, आपने अपने घर में जो पानी के लिए, मान लीजिए आपने अपने घर में हैंडपंप लगवाया है, तो वो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है। ठीक है ना। आप जिस किताब को खरीद कर पढ़ रहे हैं, वो किताब भी आपकी व्यक्तिगत संसाधन है। तो व्यक्तिगत संसाधन तो मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले, यानी कम्युनिटी वाले। ये ऐसे संसाधन होते हैं जिस पर एक व्यक्ति का नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का अधिकार होता है, बहुत सारे लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हुआ? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका विद्यालय। जैसे विद्यालय में बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो सामुदायिक हुआ। ठीक है। और पार्क में आप सब खेलने जाते हैं, तो पार्क क्या हुआ? वो भी सामुदायिक हुआ। ठीक है।
इसी तरह से गांव में क्या होती है, जिसको पंचायती भूमि कहते हैं या शामलात भूमि कहते हैं, वो भी सामुदायिक स्वामित्व वाला साधन हुआ, संसाधन हुआ। खेल के मैदान हैं, पिकनिक के लिए भूमि है, तो ये सब क्या है, सामुदायिक हैं। तो यानी ये वो संसाधन होते हैं जो समुदाय के सभी लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं? वे सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है जिन पर सरकार का कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। अब जितने हमारे वन हैं वो क्या हैं? राष्ट्रीय संसाधन है। नदियां हैं वो राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। पर्वत हैं वो राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक। तो यानी पूरे देश के लिए जो होते हैं, अब भूमि के अंदर से जितने खनिज पदार्थ हैं भूमि के अंदर, वो सब भी राष्ट्रीय संसाधन हैं। सरकार का उन पर अधिकार होता है और सरकार पूरे देश के बेहतरी के लिए, पूरे देश के विकास के लिए उनका इस्तेमाल करती है, ठीक है। अब जो है, जैसे हमारा जो साउथ इंडिया है, उसके साउथ इंडिया में समुद्र लगता है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ अरब सागर है, और नीचे की तरफ क्या है? हिंद महासागर। तो यहाँ हमारे तट से लेकर, जो समुद्र तट है उससे लेकर 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील कितना बनता है? 19.2 किलोमीटर। ये भी हमारे राष्ट्रीय संसाधन हैं। 19.2 किलोमीटर तक ये जो जल है समुद्र का, ये हमारा राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। यहाँ पर जो फिशिंग होती है या यहाँ पर जो खनिज मिलेंगे वो हमारे देश के होंगे, लेकिन पूरे सागर के नहीं। कितने? तट से 12 मील की दूरी तक, अगर जिनको हम किलोमीटर में लें तो 19.2 किलोमीटर बनते हैं, ठीक है। अब है चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन की तरह कुछ ऐसे संसाधन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को कौन देखता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं देखती है, जैसे यूएन है यानी संयुक्त राष्ट्र है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को देखती है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते क्या हैं? तट रेखा, अब जैसे हिंद महासागर है, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं बेटा, हजारों किलोमीटर में फैले होते हैं। तो 200 किलोमीटर की दूरी के बाद, ठीक है, जो आगे जल भाग है उसमें जो भी संसाधन पाए जाते हैं वो सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की परमिशन के बिना कोई उनको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ही उसके लिए कानून बनाती हैं कि ये कैसे, कौन, किस तरह से यूज किए जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्वामित्व के आधार पर। एक बार रिवाइज करें, संसाधनों का वर्गीकरण हमने 3 तरह से कर लिया। उत्पत्ति के आधार पर कर लिया, समाप्यता के आधार पर कर लिया, स्वामित्व के आधार पर कर लिया। अब जो चौथा हमारा है वो है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन 4 तरह के होते हैं। एक संभावी, दूसरे विकसित, तीसरा भंडार और चौथा संचित कोष। सबसे पहले हम करेंगे संभावी। संभावी संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? ये वो संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में उपलब्ध तो हैं, विद्यमान तो हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा। उसका उपयोग न करने के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। अब इसका अगर हम उदाहरण लें संभावी का, तो राजस्थान में सूर्य बहुत तेजी से चमकते हैं। गुजरात में, राजस्थान में, यानी सौर ऊर्जा
अधिक मात्रा में पाई जाती है। डेजर्ट एरिया है, वर्षा कम होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, सूर्य की किरणें वहाँ पर ज़्यादा प्रभावी है। इस कारण से यहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि उसका विकास नहीं हुआ है। अगर हम सौर ऊर्जा लगाते हैं प्लांट राजस्थान और गुजरात में, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है शुरू में, तो वो अभी वहाँ पर इतने नहीं लगे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है। संभावना तो है ना, संभावी साधन संसाधन वही होते हैं जिनमें संभावना होते हैं। तो राजस्थान गुजरात में पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा ऐसे केंद्र स्थापित होने की संभावना है कि इन फ्यूचर ऐसा किया जा सकता है। दूसरे हैं विकसित, ये बिल्कुल साधारण से हैं, जैसे जिनका विकास हो चुका है। ये वो संसाधन है जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी है, हमारे पास कितने हैं, इनको इसके लिए टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, इसका हम यूज़ भी कर रहे हैं, हमें पता भी है कि ये इनकी गुणवत्ता कैसी है या इनकी मात्रा कितनी है हमारे पास। तो ये सारे जो है विकसित संसाधन कहलाते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास कितना कोयला है, कितना पेट्रोलियम है, तो वो क्या है, विकसित संसाधन है। कितना हमारे पास लोह अयस्क है, कितना हमारे पास तांबा है, कितना हमारे पास जो है अन्य चीज़ें जैसे जो हम पृथ्वी से निकालते हैं अभ्रक है, कितना हमारे पास जो है ना, मानव संसाधन कितना है, उसमें से कितना विकसित है, ये भी जो विकसित है उसके बारे में हमें पता है। तीसरा है भंडार। अब भंडार कौन से होते हैं, वो पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जिनके लिए अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है। तो उपयुक्त प्रौद्योगिकी न होने से ये हमारी पहुंच से अभी बाहर हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलकर पानी बनता है। आप सब साइंस में करते भी हैं ना, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दो को मिलाने से पानी बनता है और ये पानी ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। लेकिन हमारे पास ऐसी तकनीकी ज्ञान नहीं है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है ना पानी से अलग कर सकें। फिर है संचित कोश। संचित कोश, जैसे अब आप अपने घर में देखिए, आपका जो जैसे माता पिता महीने में जो कमाते हैं, जो उनकी सैलरी है, वो सारी की सारी खर्च नहीं करते, उसमें से कुछ वो बचा के रखते हैं, बचा के रखते हैं ना, सेविंग करते हैं, चाहे बैंक में रखें या कहीं इन्वेस्टमेंट करें। तो जो वो बचा के रखा जाता है वो क्या है, आपका संचित धन है। इसी तरह से सभी जो संसाधन हैं उनका उपयोग ना करके उनमें से कुछ को बचा कर रखना, फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए, भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए, तो उसको हम संचित कोष कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग अभी शुरू नहीं किया है, यानी इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम विकसित कर चुके हैं, लेकिन हम उस सभी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे पास जो है ना नदियाँ हैं, नदियों पर हमने बांध भी बनाए हैं, बिजली का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम सभी नदियों पर बांध नहीं बना पाए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे जल का उपयोग हम नहीं अभी कर पा रहे हैं, यानी जल अभी भी हमारे पास संचित रूप में है। वन हुए, बांध हुए, तो इनका भविष्य में उपयोग हो सकता है, तो इनको हम संचित कोष कहते हैं। आज हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, और मेरे चैनल MC स्टडी पॉइंट को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।